दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और कल के एग्जाम के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके होंगे। हो सकता है कुछ लोगों की तैयारी आधी अपूर्ण हो या सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, या बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी तैयारी अभी भी अच्छे से नहीं हुई हो, किसी भी कारण चाहे जो भी रहा हो। लेकिन ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हमने संपूर्ण सीडीपी पेडागोजी के लिए एक अच्छे तरीके से कवर किया है, जिसमें हमने पीवाईक्यूज यानी कि जुलाई 2024 से 2011 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए इंक्लूड किया है, जिससे कि जो सीडीपी के सभी एरियाज हैं वो अच्छे से कवर हो जाएं। हमने कोशिश की है कोई भी एरिया ऐसा ना छूटे जहां से प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं और वो छूट जाए, जिससे आपका रिवीजन ना हो पाए। तो जिनकी तैयारी अच्छे से हो गई है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस रहने वाला है, और जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है उनके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस देने वाला ये वीडियो रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के हुए, बिना किसी बात के या भूमिका के, मैं इस वीडियो को जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि खत्म हो और आप इसे पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न है इसमें, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं। देखिए गलत है। देखो मैं यहाँ पे बता दूं, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि के अलग अलग स्तर होते हैं, इसीलिए उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के स्तर बताए हैं। ठीक है, 8 प्रकार, ध्यान रखिएगा 9 प्रकार कहीं भी नहीं है। एनसीईआरटी के अनुसार 8 प्रकार की बुद्धि होती है जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने बताई है। इनके आगे हम बात करेंगे। ठीक है, एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, बुद्धि एक सामान्य योग्यता नहीं है बल्कि विशिष्ट योग्यता है, जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक तो जो शब्द है स्थिर, ये जहां भी आ जाए आप काट देंगे, नेगेटिव कीवर्ड है, और बुद्धि वैसे भी स्थिर नहीं होती है और इसका परिवेशीय कारकों पर का प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को जो है कि कई प्रकार की होती है और बुद्धियों के व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं, इसको रट लीजिए, यहां से आपको प्रश्न मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो के सभी प्रश्न एक एक तराशा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों में बाधक है। अब पूछना है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसमें बाधक क्या है। तो अनुरूपक चिंतन, एनालॉजिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं, वो कभी बाधक नहीं होता। बस प्रकार्यात्मक स्थिरता, देखिए शब्द स्थिर समझ लीजिए, स्थिरता नेगेटिव कीवर्ड है। प्रकार्यात्मक स्थिरता यानी कि फंक्शनल फिक्सडनेस, जो कि नई तरीके होते हैं किसी भी सोच के, उसको सीमित करता है या नई तरीके को रोकता है सोचने से। तो ये क्या होगा, बाधक हो जाएगा किसमें, समस्या समाधान में। बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, ये तो सृजनात्मकता की एक क्रिएटिविटी की पहचान है। प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना, ये भी बहुत अच्छी बात है कि अपडेटेड सूचनाओं पर केंद्रित होना। तो यहां पर जो बाधक होगा वो दूसरा, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। सीटेट जुलाई में इस तरीके का एक प्रश्न आपको पूछा गया है। ठीक है, तो इस बार के लिए भी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक। देखिए शारीरिक भी नहीं है, नैतिक भी नहीं है, लेकिन बच्चा यहाँ पे फंस जाता है संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। देखिए जो लोग इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा देखते हैं वो नहीं फंसते हैं यहाँ पर। इमोशनल यानी कि संवेगात्मक यानी कि भावात्मक, तो चिंतन है, यह समस्या समाधान है, ये बुद्धि, ये भावात्मक के अंतर्गत नहीं आते हैं बल्कि ये संज्ञानात्मक कॉग्निटिव के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि ध्यानाभाव एवं अति क्रियाशीलता विकार ADHD ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है, यहां से एक प्रश्न जरूर आता है जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है, ADHD तो बहुत पूछा जा रहा है। परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए, गलत। व्यवधान को अधिक कर देंगे तो फिर क्या होगा, वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। ADHD की जो समस्या है वो आप जानते हैं आवेगशीलता समस्या होती है, जो डिसऑर्डर हो जाता है, इंपल्सिविटी। ठीक है, उससे क्या होता है, बच्चा अपने मन मस्तिष्क को एक चीज पर एकाग्र नहीं कर पाता। ठीक है, लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य यानी कि होमवर्क देने चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि जब वो अपने आप को, अपने मन मस्तिष्क
को एकाग्र नहीं कर पा रहा है तो उसके अंतर्गत संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में मदद होगी। गैर लचीली शिक्षण विधि या जो भी विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण कार्य बिल्कुल गलत है। गैर लचीली या अनम्य शब्द का जहां प्रयोग हो, ठीक है, इनफ्लेक्सिबल, तो उसे आप काट देंगे, वो नेगेटिव कीवर्ड है, कभी भी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि विद्यार्थियों के अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ गलत हो गया है, समुन्नत लिखा जाता है यानी कि प्रमोशन या प्रमोट, ठीक है, करना चाहिए। तो निपुणता उन्मुखी उद्देश्य, योग्यता का सत्य, अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य, असहायता का सीखा हुआ भाव, प्रतियोगितात्मक दृष्टिकोण। देखिए प्रतियोगिता स्पर्धा मैंने बार बार बताया है, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, या तुलना करना, ठीक है, नेगेटिव कीवर्ड है तुरंत काट दीजिए। असहायता का सीखा हुआ, असहायता नेगेटिव कीवर्ड है, तुरंत काट दीजिए, ठीक है, असहायता तो होगी नहीं, हेल्प करना बल्कि जरूरी है। योग्यता का सत्य, अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य, ये भी गलत है, ये भी नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। और अगर आपने हमारा टैगवर्ड वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे अभी भी देख लीजिए, आपके पास टाइम है, वहां से ये सारे टैगवर्ड मिल जाएंगे आपको। इसे कहते हैं सत्य या अस्तित्व वाली, यानी कि एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी, तो ये भी गलत होगा। निपुणता उन्मुखी उद्देश्य बिल्कुल सही होगा, ठीक है। निपुणता उन्मुखी को कभी कभी जो है इंग्लिश में समझ लीजिए इसे मास्टरी गोल्स कहते हैं। क्या कहेंगे? मास्टरी गोल्स, या कभी कभी इसे महारत उन्मुखी नाम से भी आता है, महारत उन्मुखी, ठीक है, या तो निपुणता उन्मुखी आएगा या महारत उन्मुखी, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। मास्टरी गोल्स इंग्लिश में याद रखिए, जैसे ही ये दिखेगा आप इसे करेक्ट आंसर मानेंगे, कुछ नहीं सोचना है बेटा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? जब बच्चा ये सोचता है कि वो सेंटर में है और सारी दुनिया उसके चक्कर लगा रही है, यानी कि सारी चीजें जो हो रही हैं वो उसके इर्द गिर्द हो रही हैं और वो सेंटर में है, तो इसे आत्म केंद्रीयता कहते हैं, ईगो सेंट्रिसिज्म, ठीक है। इसका सही आंसर ईगो सेंट्रिसिज्म होगा। संरक्षण का भी उदाहरण नहीं है ये, और रिवर्सिबल थिंकिंग भी नहीं हो रही है यहाँ पर, और वैज्ञानिक तार्किकता यानी साइंटिफिक रीजनिंग का भी उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? जब भी वंचित पृष्ठभूमि या पिछड़े वर्ग शब्द आए और इससे संबंधित हर बार पूछा ही जाएगा एक प्रश्न, 100% एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। जब पिछड़े वर्ग आए तो सबसे जरूरी है कि इन लोगों से अपनेपन की भावना का विकास किया जाए, यानी कि अपनेपन की भावना इनके साथ की जाए, क्योंकि जो बच्चे जिनकी जो बैकग्राउंड कमजोर होती है, चाहे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, जो बच्चे आते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उनके साथ सहज व्यवहार करना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, सहज व्यवहार, अपनेपन की भावना बढ़ाना, ठीक है। जैसे ही पिछड़ा और वंचित शब्द मिलेगा आपको ध्यान रखना है। ढेर सारा लिखित काम देना नेगेटिव कीवर्ड है बेटा, वैसे भी गलत होगा। उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें, बिल्कुल सही है। कक्षा में चर्चा, संवाद, ठीक है, संवाद या चर्चा करना पॉजिटिव टैग वर्ड है, हमेशा सही होंगे। उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, कभी भी अलग बिठाना, पृथक्करण, समूहीकरण, नामीकरण, लेबलिंग, सारे नेगेटिव कीवर्ड है, कभी भी सही नहीं होंगे। उन्हें अनदेखा करें, अनदेखा करना भी नेगेटिव कीवर्ड है, क्योंकि वह अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, दोनों ही बातें गलत हैं। यानी कि अनदेखा करना और दूसरों साथ छात्रों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, ये भी गलत है, तो सही आंसर होगा बेटा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों की पहचान हेतु किन विशिष्ट गुणों होने की संभावना है? स्वालीनता इसे ऑटिज्म कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ऑटिज्म हिंदी में भी लिखा हुआ आता है, यानी कि इसे ASD भी कहते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। इसकी सिर्फ एक समस्या होती है, ध्यान रखिए, समस्या ये है कि संप्रेषण में कठिनाई, यानी कम्युनिकेशन स्किल जो होता है उनका बाधित रहता है, ठीक है। तो संप्रेषण में कठिनाई इसका सही आंसर होगा, लेकिन इनकी एक विशेषता भी होती है, यानी कि एक क्वालिटी भी होती है बेटा, इससे भी प्रश्न पूछा गया है। वो विशेषता ये होती है, ये बारीक जानकारी पर नजर रखते हैं बेटा। किस पे? बारीक जानकारी पर नजर रखते हैं, ठीक है, बारीक जानकारी पर नजर रखते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। अगर क्वालिटी पूछी जाए या विशेषता तो बारीक जानकारी पर नजर रखना, ठीक है। और जब इनमें विकार पूछा जाए, डिसेबिलिटी पूछी जाए, तो कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संप्रेषण में कठिनाई। बाकी सारी बातें गलत होंगी। अंतःक्रिया करने की इच्छा,
ठीक है, बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर, उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। 9 नंबर देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग विचाराभेस को एक तकनीक के रूप में बच्चों में विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसे विकसित करने के लिए? इसे कहते हैं अपसारी सोच यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है बेटा, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रतिभाशाली या सृजनात्मक बच्चों की पहचान है। सृजनात्मक, ठीक है, सृजनात्मक बच्चों की या प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान है। सृजनात्मक थिंकिंग या इसे अपसारी सोच वह होती है कि एक कोई क्वेश्चन है या एक प्रॉब्लम है, उसके मल्टीपल आइडियाज जनरेट कर पाते हैं ये लोग, ठीक है, एक प्रश्न के बहुत सारे आंसर सोच पाते हैं, ठीक है, तो इसे कहेंगे अपसारी सोच, ठीक है। अभिसारी सोच इसका जस्ट उल्टा होता है। ये लोग जो है किसी भी जो प्रॉब्लम है उसका एक ही सॉल्यूशन जो कि पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है या सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सकता है, किसी पुराने फैक्ट पर आधारित हो सकता है, बस वही सोच पाते हैं, ठीक है, तो उसे कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अभिसारी सोच कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। प्रकार्यात्मक स्थिरता मैंने बताई दी, नई कोई भी प्रगति है या नई सोच के लिए बाधित करता है, तो ये कभी सही नहीं होगा। अनुक्रिया समुच्चय भी सेम है, ठीक है, ये भी जो है किसी भी प्रश्न को हल करने पर एक ही उत्तर पर अटक जाता है। जैसे कोई समस्या है उसी का एक ही सॉल्यूशन पर अटकना अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है, या इसे प्रतिक्रिया समुच्चय कहते हैं। अंग्रेजी ध्यान रखिए, रेस्पॉन्स सेट कहते हैं, ठीक है, रेस्पॉन्स सेट कहते हैं। तो ये भी कभी भी ऑप्शन सही नहीं होगा और यहाँ इनसे एक प्रश्न जरूर आता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 एक असर्शन रीजन है और असर्शन रीजन के खूब सारे प्रश्न आते हैं। इस वीडियो में हमने कई प्रश्न इंक्लूड किए हैं, ठीक है। यहाँ पर असर्शन देखिए कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने और स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्वाग्रह यानी कि पूर्व नॉलेज या पूर्व की जो चीजें चली आ रही हैं उन पे ही टिके नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है टीचर्स के लिए भी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया था जो प्रक्रियात्मक होगा यहाँ पर प्रक्रियात्मक, ठीक है, जो प्रक्रियात्मक जो कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कार्यात्मक स्थिरता यानी कि फंक्शनल फिक्सनेस से बाधित है, तो बिल्कुल सही बात है। और जब दोनों स्टेटमेंट सही होंगे और ये एक दूसरे की सही आंसर भी कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे को सही रेस्पॉन्स भी कर रहा है। जैसे यहाँ पे कह रहा है पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए और यहीं भी वही बात हो रही है कि कार्यात्मक स्थिरता यानी एक तरीके से पूर्वाग्रह, ठीक है। जब दोनों कीवर्ड सेम हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि दोनों की आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मान के आप कई बार छोड़ देते हैं। यहां से प्रश्न आता है, जब प्राथमिक संस्था के रूप में आए या प्राथमिक सामाजिकरण के रूप में आए तो परिवार या जो ब्लड रिलेशन है, नाते रिश्तेदार, वो सब आते हैं प्राथमिक सामाजिकरण के अंतर्गत, और द्वितीय सामाजिकरण के अंतर्गत बाकी सारी चीजें आएंगी, जैसे सामाजिक मीडिया, कानून, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय, ठीक है, या पास पड़ोस। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी असर्शन रीजन है। विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा करना चाहिए। बिल्कुल गलत है, संवेगात्मक यानी इमोशनल पहलू को, तो ये गलत हो गया। इमोशनल पहलू को अनदेखा नहीं करना है बच्चों के, बल्कि बच्चों को भावनात्मक रूप से कनेक्ट करना है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से अंतः संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत है, बल्कि इंटरकनेक्टेड हैं और बाई डायरेक्शनल इंटरकनेक्टेड है। ये भी ध्यान रखिए, बाई डायरेक्शनल, इमोशंस और कॉग्निशन मतलब संवेग और संज्ञान बाई डायरेक्शनल इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो दोनों ही गलत हो गए, पहला भी गलत दूसरा भी गलत, तो ए और आर दोनों गलत हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं? तो ये सही आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कभी भी वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण, वर्ग समावेशन इस तरीके के जब भी चीजें आएंगी, या मूर्त चीजों के द्वारा सीखना, ठीक है, ये सारी चीजें क्लासिफिकेशन किसी भी तरीके का आएगा तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं के दौरान बच्चा जो है चीजों में क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देता है, ठीक है। संवेदीगामक में बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है, जैसे,
ठीक है, और पूर्व संक्रियात्मक में प्रतीकों के द्वारा सीखता है, ध्यान रखिए। और यहाँ पर क्लासिफिकेशन या मूर्त वस्तुओं के द्वारा औपचारिक संक्रियात्मक के कल्पना का विकास हो जाता है, परिकल्पनात्मक चीजों का विकास हो जाता है, या सामाजिक मुद्दे, लोकतंत्र, समाज के प्रति दायित्व, इन चीजों का विकास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है, ये पूछा है। सहायक है वो नहीं पूछा है, क्या सहायक नहीं है। तो विचारों की अनम्यता, देखिए बस पहला ही आ गया कि विचारों की अनम्यता। अनम्यता मतलब कठिन, और मैंने कहा था जैसे ही अनम्यता शब्द दिखे उसे काटना है। अब चूंकि कट वाला ही पूछा है, यानी कि नहीं पूछा है कि ये कौन सा संभव नहीं है, तो पहला ही संभव नहीं है विचारों की अनम्यता, यानी कि विचारों का कठोर होना। जब विचार कठोर होंगे तो समालोचनात्मक चिंतन नहीं होगा। परासंज्ञान, मेटाकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं अपनी सोच के बारे में सोचना। जब अपने बारे में कोई सोचता है, ठीक है, तो अपनी सोच के बारे में सोचता है उसे, तो कहेंगे हम परासंज्ञान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। स्वपूछताछ और स्वाकलन बहुत इंपॉर्टेंट है समालोचनात्मक चिंतन में। आगे भी हम एक आध प्रश्न देखेंगे इनसे संबंधित। सुझाए गए समाधानों का मूल्यांकन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में पूछा है कौन सा सही है। उन्हें कभी भी अधिगम अशक्तता नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत। हो सकती है, ठीक है, वो सारी चीजों में एक्सपर्ट थोड़ी ना है। उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणीयता की कमी होती है, ये भी गलत है। उन्हें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण होती है, क्यूरियोसिटी क्षीण नहीं होती बल्कि ज्यादा होती है अन्य लोगों से, ठीक है। वह अभिव्यक्ति में प्रभाव और विवर्धन दर्शाते हैं, बिल्कुल सही है। वो प्रभाव यानी कि इफेक्ट और इवेल्युएशन दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर ये समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। बेटा इसी गुण को वस्तु स्थायित्व कहते हैं, यानी कि वो वस्तुओं का स्थायित्व समझने लगते हैं। चीज उनके सामने ऑब्जेक्ट हो या ना हो, फिर भी वो समझते हैं उस चीज का अस्तित्व है, और ये आरंभ हो जाता है, ठीक है। वो अवस्था कहलाती है संवेदीगामक अवस्था। अच्छा, इनका ये एज ग्रुप भी देख लीजिए, ये भी पूछा गया है। तो 0 से 2 साल जो कि पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल जो कि तीसरी अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। यहाँ पर संकेत है, ठीक है, ये गलत हो गया है, संकेत होगा यहाँ पर। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना बिल्कुल सही है, ठीक है। 2-3 कीवर्ड्स हैं लेव वाइगोत्स्की से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। पाड़ को कहते हैं हिंदी में ढांचा या मचान भी सब प्रयोग करते हैं, और अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग यूज करते हैं। इसको सीधा सीधा समझिए सहायता हिंदी में, ठीक है, लेकिन सहायता सीमित होनी चाहिए, संकेत और इशारे के द्वारा होनी चाहिए। तो इसे कहेंगे संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना, ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सहायता कहलाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेव वाइगोत्स्की का। विद्यार्थियों की भी सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना, देखिए प्रतिबंध लगाना नेगेटिव कीवर्ड हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों की भी सहभागिता और चर्चाओं पर बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की को तो चर्चाओं पर, भाषा पर, संवाद पर बहुत बल दिया है, ठीक है। जहां भी चर्चा, संवाद ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार दिखेगा वो सही आंसर होगा। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए, बिल्कुल गलत है। और विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन नहीं बल्कि सकारात्मक पुनर्बलन होना चाहिए था। तो पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एक तरीके से एसेसन रीजन है कि विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। अगर आपने हमारा टैगवर्ड वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, मानकीकृत जहां भी दिखे या मानक दिखे, चाहे मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत पाठ्यचर्या, उसे काट देना है, यानी कि गलत है तो गलत हो गया ये। मानकीकृत फिर से वही आ गया, मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है, बिल्कुल नहीं ध्यान में रखती है। स्टैंडर्डाइजेशन किसी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है, बल्कि एक लेवल तय करता है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन गलत होंगे। जब दोनों गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन सही होगा, ए और दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी है, यानी कि फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन है, यहां से भी प्रश्न आना ही आना है, ठीक है, यहां से भी प्रश्न आएगा बेटा।
फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किसके लिए प्रभावी है? विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करना बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना, स्पर्धा, ये सब मैंने बताया बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता की जा सके, बिल्कुल सही है। उनकी प्रोग्रेस को समझना और उनमें हेल्प करना, यानी कि उनकी कमी को समझना है, कभी कभी कमी भी आएगा, उनकी कमी को समझना और उसमें हेल्प करना, इसे ही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों का नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय, ये सब नेगेटिव कीवर्ड हैं जो यहाँ पर दिए हैं कि नामीकरण, वर्गीकरण, विशेष विद्यालय, विशेष कक्षा, विशेष शिक्षक, ये सब नेगेटिव है, कभी भी सही नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक प्रेरित होंगे अगर वे भी किसके भाव को महसूस करें, किसके भाव को महसूस करें, ये पूछा गया। जब आंतरिक रूप से बात की गई है तो निराशा, शर्म, खुशी और कुंठा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा, वो खुशी के भाव को महसूस करें, तभी तो आंतरिक रूप से वो क्या होंगे, अब मोटिवेटेड होंगे। निराशा में कैसे होंगे, शर्म में या कुंठा में। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, होपलेस, सेम, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर 21 देखिए, दिस इज आल्सो एसेशन रीजन क्वेश्चन, कि एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधित विद्यार्थी हैं, वहां अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि मानकीकृत पाठ्यक्रम से बचना है, ना कि उसको बच्चों को सिखाना है। बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वह बाह्य रूप से अप्रेरित होते हैं, बिल्कुल गलत। वह जब आंतरिक रूप से अप्रेरित होते हैं, आंतरिक रूप से अप्रेरित में क्या आता है, रुचि है, जिज्ञासा है, ठीक है, इस तरीके की चीजें आती हैं। बाह्य रूप से क्या आता है, दंड है, पुरस्कार है, दोस्तों के साथ रेपुटेशन बनाना, ठीक है, ये सब बाह्य रूप से आता है। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, जब पहला सही है दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ए सही है और गलत है। 22 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है। इस तरीके के जो लोग हैं दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं, इरादों को अच्छी तरीके से समझते हैं, उनको माना जाता है उनमें कम्युनिकेशन स्किल बेटर होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल बेटर होता है। इस तरीके के जो लोग होते हैं वो टीचर हैं, सोशल वर्कर हैं, बेटा ध्यान रखिए उदाहरण को, सोशल वर्कर हैं, ठीक है, पॉलिटिशियन है, इस तरीके के लोग जो आते हैं वो आते हैं। ठीक है, जो पॉलिटिशियन है, तो इसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक, पहला वाला ऑप्शन अंतर्वैयक्तिक इंटेलिजेंस, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल। स्थानिक उनमें होती है, जैसे नाविक हैं, चित्रकार हैं, पायलट हैं, मूर्तिकार हैं, ठीक है, जो किसी नक्शे को या किसी चीज को देख के अपने मन मस्तिष्क में उसका मैप उतार लेते हैं। संगीतात्मक, जो म्यूजिक कंपोज करते हैं, उनके पास होती है। अंतरावैयक्तिक उनमें होती है जो दार्शनिक है या मनोवैज्ञानिक है, जो कि सोच के बारे में विशेष तरीके से या थिंकिंग थॉट प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं, तो इसे दार्शनिक है या मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो इस तरीके के लोग आएंगे इसमें। यहां से भी एक प्रश्न बनेगा 100%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कि नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करने चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता, यहाँ पे गलत हो गया है, तार्किकता की किस अवस्था में है। ये जब समाज की बात आ जाती है, ठीक है, जब अपनी बात होगी तो बच्चा पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत होगा, जब समाज की बात आ जाएगी तो परंपरागत और अपने लिए कुछ नियम बनाने लगता है, वो नियम सेल्फ रेगुलेशन बनाएगा, तब उत्तर परंपरागत स्तर के अंतर्गत आएगा, जो कि परंपरागत जो नैतिकता है, नैतिकता की सबसे हाईयर स्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, समाज की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यहाँ स्टेजेस के बारे में अच्छे से ध्यान रखिए। जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इन्होंने 3 स्तर बताए, यानी कि 3 लेवल, प्रत्येक में 2-2 स्टेज हैं और कुल 6 स्टेजेस हैं। इसका वीडियो आप हमारा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, जो लॉरेंस कोहलबर्ग है जो टॉपिक, वहां से प्रश्न जरूर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कि समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जब समावेशी शिक्षा आएगा तो आंसर समता आना चाहिए, ना कि समानता। इक्वलिटी तो हो सकती है लेकिन समता जरूरी है, इक्वलिटी जरूरी नहीं है, इक्विटी जरूरी है बेटा। आगे फिर हम कभी इस वीडियो में बात करेंगे कभी, लेकिन समय कम होने की वजह से हम डिफरेंसेस नहीं बताएंगे। पक्षपात और ये भी गलत होगा, और
और जो पृथक्करण वर्गीकरण ये तो सब गलत होता ही है, ठीक है। पृथक्करण तो बच्चे के साथ कहीं भी करना ही नहीं है समावेशी शिक्षा में, तो समता को ध्यान रखिए, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को लिया था। 25 देखिए, गति समन्वय वैकल्य यानी कि डिस्प्रैक्सिया प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से। डिस्प्रैक्सिया जो होता है जब शारीरिक समन्वय ना हो पा रहा है, शारीरिक अंगों में समन्वय ना हो, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये शारीरिक अंगों के समन्वय से संबंधित है, बाकी सब गलत होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 26, विकृत लिखावट से संबंधित करने की योग्यता। डिस्ग्राफिया, ग्राफ जैसे ही आ जाए बेटा, जैसे ही ग्राफ आए आपको समझना है लिखावट से संबंधित है। डिसलेक्सिया पठन विकार है, ठीक है, इससे भी प्रश्न आता है पठन विकार। और डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन, तो ये गणित में विकार है। और डिसलेक्सिया फिर वही प्रश्न आ गया, तो ये तो गलत हो गया, डिसलेक्सिया पठन विकार है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो डिसग्राफिया हो गया। 27 देखिए, प्रचलित योजनाओं में कई नई जानकारी जोड़ने को नाम से क्या जाना जाता है। जो मानसिक संरचनाएं हैं बेटा, उन मानसिक संरचनाओं को जीन पियाजे ने स्कीमा कहा है, ठीक है। मानसिक संरचनाओं को शब्द किया स्कीमा। अब इसमें कोई अगर परिवर्तन होता है, परिवर्तन या संशोधन, परिवर्तन या संशोधन होगा, यहां से प्रश्न जरूर बनेगा 100%। जब परिवर्तन और संशोधन होगा तो इसे समायोजन कहेंगे, लेकिन जब नई जानकारी इसमें कुछ ऐड की जाएगी, ठीक है, कुछ ऐड करें नई जानकारी को, ठीक है, तब हमेशा आत्मसातीकरण होगा, एसिमिलेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर, चूंकि नई जानकारी जोड़ने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 28 देखिए, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना। जब सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है तो उसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा नहीं कहते, ठीक है। अपवर्जक शिक्षा गलत है। 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक कार्य नहीं है, क्रिएटिव वर्क नहीं है। देखो खुले अंत वाले प्रश्न अब बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रतिभाशाली बच्चों के लिए और सृजनात्मकता की ये पहचान है, ठीक है। परियोजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट वर्क प्रतिभाशालियों के लिए। ये प्रश्न घुमा फिरा के किसी और तरीके से भी पूछ सकता है, कीवर्ड जरूर ध्यान रखिए, कौन सा क्रिएटिव है, कौन सा क्रिएटिव नहीं है, या कौन सा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए है नहीं। खुले अंत वाले भी हैं, परियोजना भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत आएगा, अवलोकन भी आएगा। क्या नहीं आएगा, क्रम निर्धारण, किसी चीज का निर्धारण करने की जब बात आएगी, ग्रेड देना, अंक देना, कक्षा में प्रमोशन करना, फेल पास करना, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो सही आंसर होगा पियाजे। एक बात मैं और बता दूं, जैसे इन्वायरमेंट शब्द आए, इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट से कुछ भी पूछा जाए कि ये किससे संबंधित स्टेटमेंट है, आप कुछ ना आता हो तो आप जीन प्याजे मारेंगे। और जैसे ही सोशल आए, समाज आए, ठीक है, और फिर आपसे समाज, संस्कृति, इस तरीके का शब्द आए, सहभागी, और फिर आपसे पूछा जाए तो आप कुछ ना आता हो तो सीधे लेव वाइगोत्स्की मारेंगे, ठीक है आंसर। और जैसे ही नैतिकता शब्द आए तो आपको लॉरेंस कोहलबर्ग आंसर जाना है। जब सक्रिय वैज्ञानिक की बात आएगी, सक्रिय ज्ञान निर्माता या नन्हे वैज्ञानिक की बात आएगी तो आप जीन प्याजे सही आंसर होगा। 31 देखिए कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। जब पुनर्बलन का लेव वाइगोत्स्की से कोई मतलब नहीं है, ना परिपक्वता का, ना अनुकरण का, इनका सीधा मतलब है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जन्म से पूर्व तो भाषा सीख ही नहीं सकता, मध्य बचपन, वयस्कावस्था में तो पहले ही सीख लेता है, लेकिन जो कंफ्यूज होता है बच्चा वो मध्य वयस्कावस्था और प्रारंभिक बचपन। तो कुछ समझ में ना आए, सीधा आंसर है इसका प्रारंभिक बचपन, जैसे ही बचपन शुरू होता है, बस इसीलिए ये प्रश्न दिया गया था। 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौड़ वाहक होते हैं। तो गौड़ वाहक जो द्वितीय समाजीकरण के एजेंसियां हैं या द्वितीय समाजीकरण है वही गौड़ वाहक है। जैसे परिवार तो क्या होगा, गौड़ वाहक नहीं होगा, प्राथमिक वाहक होगा। तो विद्यालय और पास पड़ोस जो है, ठीक है, वो क्या होगा, गौड़ वाहक होगा, ठीक है। परिवार आ गया तो परिवार तो प्राथमिक हो जाएगा, ठीक है। निकटतम परिवार के सदस्य ये भी प्राथमिक एजेंसीज हो जाएंगी, ठीक है। तो सेकेंडरी एजेंसीज कौन सी होंगी, दोनों जो की, तो विद्यालय और पास पड़ोस। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार तो याद रखिए सामाजिक अन्योन्य क्रिया या सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। और बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 35 देखिए, यहां से प्रश्न आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं देख रहा हूं हर बार आता है। लिंग है, ठीक है, तो लिंग एक जैविक सत्ता है बेटा, ध्यान रखना, जो सेक्स है वो एक जैविक सत्ता है, जबकि जेंडर की बात आए, ठीक है, जेंडर
तो बेटा जेंडर एक सामाजिक संरचना है, यहां से प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है? तो ध्यान रखिए, संवेग और संज्ञान में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं एक दो शब्द में आपको बता दूं, संवेग जो है एक बेटा मानसिक स्थिति होती है, मानसिक स्थिति होती है, जैसे डर है, ठीक है, क्रोध है, खुशी है, ठीक है, खुशी है, ठीक है, खुशी है, भय है, ये सब क्या है? संज्ञान है, सॉरी संवेग है ये। ठीक है, और जो संज्ञान होता है, संज्ञान वो मानसिक क्रियाओं के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, मानसिक क्रियाएं। ठीक है, जैसे सोचना, सीखना, स्मृति, सोचना, सीखना, ठीक है, और स्मृति, इस तरीके के जो शब्द आएंगे वो क्या होगा? संज्ञान के अंतर्गत होगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लीजिए, प्रश्न आ सकता है, स्टेटमेंट के रूप में भी आ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा वो डर। डर क्या हो गया? एक संवेग हो गया। बाकी स्मृति, ध्यान, उत्तेजना, ये सब क्या होंगे? संज्ञान होंगे। 37 देखिए, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? देखो, लेव वाइगोस्की ने 3 स्पीशीज के उदाहरण बताए। पहला इन्होंने बताया प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच। दूसरा बताया इन्होंने सोशल स्पीच, ठीक है, सोशल स्पीच। तीसरा बताया इनर स्पीच। ठीक है, अब यहां से प्रश्न हर बार आया, प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वार्ता, इससे बच्चा अपने आप को कंट्रोल करना सीखता है। सोशल स्पीच समाज के साथ इंटरेक्शन करना सीखता है। इनर स्पीच अपने आप पे नियंत्रण पाना सीखता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो पहला ऑप्शन होगा वो व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, जब बच्चे अपने आप से बात कर रहे हैं तो व्यक्तिगत वार्ता, और जब छोटा बच्चा होता है तो व्यक्तिगत वार्ता करता है, फिर समाज से इंटरेक्शन करता है। जब वो क्या होता है, जब थोड़ा उच्चतर, बहुत उच्चतर स्तर में पहुंच जाता है, तब आत्म की बात आती है। ठीक है, आत्मवाक की बात आएगी। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे, पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जैसे ही संज्ञानात्मक विकास में पियाजे के अनुसार आए तो या तो एनवायरमेंट या एक्टिविटी, बस दो बातें हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि नन्हे वैज्ञानिक हैं और सक्रिय जिज्ञासु हैं, तो उसके लिए एक्टिविटी की आवश्यकता है, और एक्टिविटी विद एनवायरमेंट। तो बाकी सारे ऑप्शन गलत है। भाषा तब सही होता है जब लेव वाइगोस्की आता, पुनर्बलन गलत है। 37 देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है, सतत और 2 बार लिख गया है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को क्या चाहिए? सीसीई को, सीसीई आता है बेटा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। ठीक है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आएगा, जहां लगातार इवैल्यूएशन किया जाए। कोई सख्त परीक्षा, कोई परीक्षा कुछ भी आयोजित नहीं होता है, किसी भी तरीके का एग्जाम ना होके, इसमें किसी भी तरीके का बेटा एग्जाम नहीं होता है, ध्यान रखिए। ये कभी भी एग्जाम नहीं होता है रचनात्मक आकलन में, योगात्मक आकलन में एग्जाम होता है, किसी भी तरीके का एग्जाम नहीं होता है, बल्कि जहां बच्चा सीख रहा है उसी के साथ जो कमी है उसको खत्म कर देना, वहीं उसका निराकरण या सॉल्यूशन देना। ठीक है, तो यहां पर सीधा आंसर हो जाएगा कि रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को क्रियाशील करते बनाए रखते हैं, क्या कहलाती है? ये ऑप्शन है स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, चाहे स्वतः नियमन हो, चाहे सेल्फ आकलन हो, ठीक है, सेल्फ इवेल्युएशन हो, चाहे सेल्फ रेगुलेशन हो, दोनों ही बहुत जरूरी हैं, और ये पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, जहां भी दिखेंगे आप सही आंसर मानेंगे। आत्मसातीकरण बता दिया, ये भी बता दिया, और यहाँ कोई ऑप्शन सही नहीं है। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमसे आगे जोड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।